एंड वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोगों ने 10th क्लास का जो बायोलॉजी का चैप्टर था, जूलॉजी का, हमारी जैव प्रक्रम को कंप्लीट कर लिया था एक वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो जाकर के प्लेलिस्ट बनी है 10th क्लास की, तो जाकर के ज़रूर देखिए। और आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले समझेंगे नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है, इसका परिचय समझेंगे कि पाठ में दिया क्या हुआ है, पाठ में किस तरीके से नियंत्रण एवं समन्वय को समझाया गया है। तो परिचय देखते हैं आइए इसका। अधिकांश जंतुओं एवं पादपों में होने वाली सभी गतियाँ क्या होती हैं, वृद्धि नहीं होती हैं। जो जंतुओं में गतियाँ होती हैं, जैसे जंतु खाते हैं, जुगाली करते हैं, या फिर हम झूलते हैं या चलते हैं, तो सारी जो गतियाँ होती हैं वो वृद्धि नहीं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दौड़ती हुई बच्ची दौड़ रही है तो उसकी वृद्धि तो हो नहीं रही कि उसके पैर बहुत लंबे होते चले जा रहे हैं जितना वो दौड़ रही है। तो ये क्या हुआ, सभी गतियाँ क्या होती हैं, वृद्धि नहीं होती हैं। झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, क्या भैंस जुगाली करी तो क्या उसका मुंह तो बड़ा नहीं हो रहा है। तो सभी गतियाँ जो होती हैं वो वृद्धि नहीं होती हैं। अब इन गतियों को, जो गतियाँ होती हैं, इन गतियों को हम निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली है ऐच्छिक गतियाँ, दूसरी है अनैच्छिक गतियाँ, तीसरी है प्रतिवर्ती गतियाँ। इनको हम लोग क्रियाएं भी कहते हैं। जो क्रिया करते हैं वे गतियाँ होती हैं। तो ऐच्छिक क्रिया या फिर ऐच्छिक गतियाँ क्वेश्चन में पूछे तो गतियाँ और क्रियाएं क्या हैं, एक ही हैं। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं ऐच्छिक गतियाँ क्या होती हैं। ऐच्छिक यानी ऐच्छिक शब्द से स्पष्ट हो रहा है जो हमारी इच्छा अनुसार होती हैं उनको क्या कहते हैं, ऐच्छिक गतियाँ कहते हैं। तो इसको समझते हैं, वह प्रक्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ऐच्छिक गतियाँ कहलाती हैं। जैसे जब हमारा मन करेगा तभी तो हम लिखेंगे, जब हमारा मन करेगा तभी हम पढ़ेंगे, जब मन करेगा तब झूला झूलेंगे, और जब हमारा मन होगा या हमको भूख लगी होगी तभी खाना खाएंगे। अगर भूख लगी भी है, अगर मन नहीं है तो हम क्या करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो ये गतियाँ जो हैं हमारी इच्छा पर क्या है, निर्भर करती हैं, इच्छा अनुसार ये गतियाँ होती हैं, उनको ऐच्छिक गतियाँ कहते हैं। अब अनैच्छिक गतियाँ क्या होती हैं, वह अनैच्छिक से स्पष्ट है। जो गतियाँ हमारी इच्छानुसार नहीं होती हैं उनको कहते हैं अनैच्छिक गतियाँ। वह प्रक्रियाएँ जो हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती हैं, हम अपनी मर्जी से नियंत्रित जिसको नहीं कर सकते हैं, वो होती हैं अनैच्छिक गतियाँ। जैसे आँख का फड़कना, भाई आँख फड़कने लगी तो हमारी इच्छा से तो बंद नहीं हो जाएगी, कि हमारा मन नहीं है कि आँख तू ना फड़क, तो वो नहीं फड़केगी। अगर, क्योंकि ये अनैच्छिक गतियाँ है, जब तक उसको फड़कना है तब तक वो फड़केगी, उसके बाद एक समय आएगा कि वो सही हो जाएगी। अब डर लगना, हम जानबूझ के तो डरते नहीं, अचानक से कोई सामने आ गया, सांप सामने आ गया, फिर अचानक से कहीं कीचड़ में गिरने वाले हैं, या फिर रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से ट्रक आ गया या फिर कोई भी गाड़ी आ गई, तो हम लोगों को अचानक से डर लगता है। तो ये अनैच्छिक गति है। चौंकना, एकदम से चौंक जाते हैं, तो ये हमारी इच्छा पे क्या होता है, नियंत्रित नहीं होता है। ये कैसी गति है, चौंकना जो है ये अनैच्छिक क्रिया है, गति है। अब खांसना जो है ये भी अनैच्छिक क्रिया है। अब खांसना का तो जब हम लोगों का मन होगा क्या तब खांसेंगे, ऐसा तो है नहीं, तब तो खांसेंगे नहीं। अब खांसी किसी भी वक्त आ सकती है, तो खांसना है, वोमिटिंग है, जो है ये सब क्या है, अनैच्छिक गतियाँ हैं। अब प्रतिवर्ती गतियाँ समझते हैं क्या होती हैं। प्रतिवर्ती गतियाँ किसी भी उद्दीपन के प्रति तुरंत होने वाली अनैच्छिक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। जो प्रतिवर्ती प्रक्रिया जो होती है, गतियाँ जो होती है, ये भी कैसी है, अनैच्छिक है। जैसे कोई गर्म बर्तन रखा है या फिर कोई गर्म चीज़ रखी है, उस पर हमारा हाथ पड़ा तो तुरंत क्या अपने आप से हट जाता है। तो ये कैसी गति है, तो ये एक अनैच्छिक गति है, क्योंकि हम खुद से नहीं करते, वो तुरंत हमारी मस्तिष्क तक संदेश जाता है, हमारी मेरुरज्ज को संकेत जाता है, और तुरंत क्या होता है, हाथ हमारा वहाँ से हट जाता है। और जैसे कचरा पड़ते समय आँख का बंद हो जाना, अब हम लोग साइकिल चला रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं या रास्ते में जा रहे हैं, किधर से भी कचरा आया तो पहले हमारी आँख को पता चल जाएगा, आँख क्या होती है, स्वयं ही बंद हो जाती है, हमें बंद करना नहीं पड़ता है। तो ये हो गई एक अनैच्छिक गति। गर्म चीज़ पे अचानक हाथ पड़ा तो क्या होता है, तुरंत वो हट जाता है। तो ये हो गई प्रतिवर्ती क्रिया, कि उस चीज़ के प्रति तुरंत क्या हुई, क्रिया हुई, तो ये हो गई प्रतिवर्ती क्रिया। अब ज्ञानेंद्रियाँ, संवेदी अंग, ग्राही अंग क्या होते हैं, रिसेप्टर। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, संवेदी अंग क्या होते हैं, ग्राही अंग। ये तीनों पूछे जाएँ तो तीनों क्या हैं, एक ही हैं। देखो, बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए, जो बाहरी उद्दीपन होते हैं उनको ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। जैसे क्या है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब त्वचा के जरिए जैसे ठंडी है या गर्मी है या बहुत तेज धूप हो रही है या बारिश हो रही है, तो हम लोग त्वचा से उसका अनुभव करते हैं। तो त्वचा के जरिए क्या होता है, बाहरी उद्दीपन जो होते हैं गर्मी सर्दी वाले, तो हमको त्वचा के जरिए पता चलता है। जीभ से क्या होता है, खाना कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, ये सब किससे, जीभ से पता चलता है। कान से सुन करके कोई क्या कह रहा है, तो इससे क्या, इस ये भी एक उद्दीपन जिसके द्वारा हमें
क्या होते हैं, रिसेप्टर ग्राही अंग है हमारे। नाक, क्या नाक से सुगंध आ रही है कि बदबू आ रही, सुगंध आ रही तो और ली जाए, और बदबू आ रही तो तुरंत क्या होता है, नाक पे कपड़ा लगाते हैं। तो ये होती हैं क्या, ज्ञान इंद्रिय संवेदी अंग ग्राही अंग। ग्राही अंग क्यों कहते हैं, पहले ये ग्रहण करती हैं, उसके बाद संदेश हमारी मस्तिष्क तक जाता है। संवेदी अंग के संवेदनाओं को क्या करती हैं, ये ग्रहण करती हैं। अब ये निम्न इनके प्रकार होते हैं। पहले रस संवेदी ग्राही। रस संवेदी ग्राही क्या होती है, इस संवेदी ग्राही से स्वाद का पता चलता है। स्वाद का पता किससे चलता है, जीभ से चलता है। तो इसको पूछा जाए तो रस संवेदी ग्राही, क्योंकि ये जो रस होते हैं, कड़वा है, नमकीन है और मीठा है, इनका क्या टेस्ट पता करती हैं। तो ये जीभ के द्वारा होता है। घ्राण ग्राही क्या होती हैं, इस संवेदी ग्राही से सुगंध या गंध का पता चलता है। इसको क्या कहते हैं, घ्राण ग्राही। ये होती है नाक के द्वारा। उष्माग्राही, इस संवेदी ग्राही से गर्मी और सर्दी का पता चलता है। गर्मी और सर्दी का अनुभव हम लोग त्वचा से, अपनी स्किन से करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जितनी ये ग्राही होती हैं, जो ग्राही संवेदी अंग जो होते हैं, वो किसके माध्यम से जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। हमारे उसमें है जंतु तंत्रिका तंत्र, पर उससे पहले हम लोग समझ लेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र ही जंतु तंत्रिका तंत्र का क्या है, एक हिस्सा है। तो आइए देखते हैं। मानव शरीर की सभी क्रियाएं सभी अंगों एवं अंग तंत्रों के पारस्परिक समन्वय पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। संपूर्ण शरीर में व्याप्त अंगों एवं उपांगों से निर्मित वह जटिल संरचना जो शरीर के विभिन्न अंगों व अंगतंत्रों के मध्य समन्वय, सामंजस्य तथा संतुलन क्या करती है, स्थापित करती है, उसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होती है। तो कशेरुकी जीवों में इसके दो भाग होते हैं। देखो, जिनमें रीढ़ पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, वो होते हैं क्या, वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो हम लोग कैसे कशेरुकी हैं, तो कशेरुकियों में क्या पाई जाती है, 3 प्रकार की तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको शॉर्टकट में क्या CNS बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसका फुल फॉर्म क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको ANS कहते हैं, इसका है जो फुल फॉर्म, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये हमारे सिलेबस से क्या हटा दी गई है। हमको दो तंत्रिकाएं पढ़नी है। उसके पहले आइए हम लोगों की जो NCERT में जो इमेज दी हुई है तंत्रिका तंत्र की, उसको समझ लेते हैं। ये हमारी तंत्रिका, ठीक है। तो इसका जो ये बीच का हिस्सा होता है, गोल गोल दिख रहा है, ये केंद्रक है। और जो साइड में ये ऐसे उंगली नुमा संरचना दिख रही है, इसको द्रुमिका कहते हैं। और बीच में जो ये ऐसे बंडल नुमा संरचना दिख रही है, इसको तंत्रिकाच कहते हैं। और ये जो फिर जड़ों जैसे संरचना दिख रही है, इसको तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होती है, तंत्रिका क्या फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं से क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका शरीर की सभी क्रियाओं के लिए सूचनाओं एवं निर्देशों को प्रेरित करता है। साथ ही क्या, देखो, शरीर की सभी क्रियाओं के लिए सूचनाओं एवं निर्देशों को प्रेरित कौन करता है, तो CNS करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। और साथ ही अन्य सक्रिय जो शारीरिक अंगों के मध्य क्या समन्वय स्थापित करता है तथा उन्हें क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। इसी कारण इसे शरीर की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में CPU होता है, तो हम लोगों का CPU कौन सा है, CNS है। और केंद्रीय तंत्रिका मुख्यतः 2 अंगों से मिलकर के बनी होती है। पहला है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज। भाई मस्तिष्क से ही संदेश कहाँ जाए, मेरुरज से संदेश कहाँ जाएंगे, मस्तिष्क को जाएंगे। तभी तो क्या होगा, उन संवेदनाओं के प्रति क्या होगा, कार्य होगा। सेकेंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये शॉर्टकट में इसको PNS कहते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं क्रियात्मक भागों से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिका क्या कहलाती है, PNS कहलाती है। यह मस्तिष्क व मेरुरज्ज से निकलने वाली कोशिकाओं से क्या होती है, बनी हुई होती है। तो अगर पूछा जाए कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है, तो यह मस्तिष्क और मेरुरज्ज से निकलने वाली कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, तो PNS का निर्माण होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के जो हैं 2 भाग हैं, एक है कपाली तंत्रिकाएं, दूसरी है
स्त्रिकाएँ, ठीक, स्पाइनल नर्व जिसको कहते हैं। तो कपाली तंत्रिकाएँ जो होती हैं, क्रैनियल नर्व जो होती हैं 12 जोड़ी होती हैं और परिधीय अंगों तक क्या करती हैं, ये संदेशों को पहुँचाती हैं। जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो 31 जोड़ी होती हैं और ये मेरुदंड से निकल कर के परिधीय अंगों तक क्या करती हैं, सूचनाओं को पहुँचती हैं। अब तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका समझते हैं। तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूलभूत इकाई है। अगर आपसे पूछा जाए संदेशों का संवहन कौन करता है, तो तंत्रिका कोशिका करती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है, तो तंत्रिका कोशिका रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका है। यह शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। अगर पूछा जाए शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका है। यह शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 100 अरब। अगर इसको पावर में देखेंगे तो 10 की पावर 11 होती है। इनकी अधिकांश संख्या कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा तंत्रिका कोशिका की संख्या पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। अगर पूछा जाए कोशिका के कितने भाग होते हैं, तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। कोशिकाएं होता है, द्रुमिका होता है और तंत्रिकाक्ष होता है। देखो जो हमारी बुक में है, जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट करके दिया हुआ है। अगर इसको डीपली पढ़ना है पूरा तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसका पूरा का पूरा चैप्टर हम लाएंगे। पर जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है वो इतना ही है, इससे ज़्यादा उसमें नहीं घुसना है। तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना सिलेबस में वही हमें पढ़ना है, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर ज़्यादा हम डीप में पढ़ भी रहे हैं तो नॉलेज तो मिलेगा, पर उतना टाइम नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो तो कमेंट करके बताइए, तो हम आपके लिए लेक्चर अलग से प्रोवाइड करेंगे। आप पढ़ेंगे रिक्त स्थान तथा सिनेप्स क्या होते हैं। अब सिनेप्स होते हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका है, तो इसके बीच में जो खाली स्थान होते हैं उनको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो एक तंत्रिका के तंत्रिकाक्ष जो एक्सॉन होती है, जो आगे की एक्सॉन होती है, वह अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका के मध्य जो संबंध होता है उसको कहते हैं सिनेप्स। जैसे ये कोशिका है, मान लिया ये कोशिका है, ठीक। अब इसके बाद एक कोशिका फिर बनी, तो इसके बीच जो संबंध बनना है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और इसी माध्यम में एक तंत्रिका कोशिका अपनी तंत्रिका कोशिकाओं को क्या, निकटवर्ती न्यूरॉन को भेजती है। अगर इनके बीच ये सिनेप्स ना हो तो ये क्या होंगे, अब जैसे कि क्योंकि एक कोशिका तो पूरे शरीर में फैली नहीं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो जो इनके सिनेप्स होते हैं तो एक कोशिका की क्या सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं न्यूरॉन्स के द्वारा, दूसरी को क्या तीसरे तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इनका चक्र चलता रहता है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती समझते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, तो किसके मेरुरज्जु के द्वारा होती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं के पथ को क्या करते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब इसको डिटेल में आगे हमने समझाया प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, तो वहाँ से आइए एक बार समझा देते हैं फिर से। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये किसी भी उद्दीपन के प्रति तुरंत होने वाली अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे कचरा पड़ते समय आंख का बंद होना, गर्म चीज का अचानक हाथ पर पड़ने से क्या, तुरंत हाथ का हट जाना। ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रिया शॉर्ट में पूछी गई है, तो इसको जरूर से जरूर याद कर लेना और इसके एग्जाम्पल भी याद कर लेना। एनसीईआरटी में इसको प्रतिवर्ती क्रिया को समझाने के लिए एक डायग्राम भी दिया हुआ है। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। ग्राही अंग हमारे कोई भी हो सकते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, किसी की जिसके द्वारा हम ग्रहण करें वो क्या है, हमारे ग्राही अंग है। ग्राही अंग से क्या होगा, संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होती है, संवेदी तंत्रिका कोशिका जो क्या करती है, सूचनाओं को लाने वाली जो कोशिका होती है उसको संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। वो मेरुरज्जु को क्या देती है, संदेश देती है। क्या करती है, मेरुरज्जु को संदेश देती है। मेरुरज्जु से क्या, प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या होती है, जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती है वो तुरंत क्या करती है, उसको वापस करती है। और कार्य करने वाला अंग जब तुरंत वो क्रिया वापस होगी, तो जो जहाँ पे अंग, जिस अंग पे कार्य हो रहा है, चाहे वो हाथ हो या पैर हो या स्किन हो, कुछ भी हो, तो तुरंत क्या होता है, उसको हटा देता है। इसको कार्य करने वाले हाथ को क्या कहेंगे, कार्यकर कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्यकर कहेंगे। अब इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए जैसे कि गर्म पानी है, क्या है, गर्म पानी है, प्रतिवर्ती चाप समझ रहे हैं। तो गर्म पानी है, इसमें जैसे हाथ लगा, जब हाथ लगा तो ये जो कोशिकाएं, ये ग्राही ऊष्मा क्या होता है, ग्राही, इसने ग्रहण की और ऊष्मा से क्या हुआ, दर्द हुआ। त्वचा में क्या, त्वचा ने जब ग्रहण की तो त्वचा को क्या, ऊष्मा से क्या हुआ, दर्द हुआ। जब ये संकेत यहाँ पे गए, कहाँ गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे संकेत गए, ये प्रतिसारण तंत्रिका है। क्या है,
प्रतिसारण तंत्रिका है वहाँ से मेरुरज पे गए। मेरुरज ने कहा नहीं, इससे तो क्या हो रही है, स्किन जल रही है। तो तुरंत इसने क्या किया, वापस किया तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका से के जो वहाँ की कार्यकर जिस अंग पे कार्य हो रहा है उसने क्या किया, तुरंत से इसको झिटक दिया, अपनी भुजा को झिटक दिया और क्या हुआ, तो हाथ तुरंत हट गया। तो इस संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है और मेरुरज क्या करता है, संदेश देता है। और संदेश किसको देता है, मस्तिष्क के लिए संदेश मेरुरज भेजता है तुरंत, और तुरंत हम लोगों का हाथ वापस से वहाँ से हट जाता है। अब हम लोग समझते हैं मानव मस्तिष्क। क्या मस्तिष्क, अब सूचनाएं जा तो रही थी, अब कहाँ से जा रही थी ये भी समझ ले, मस्तिष्क में किस क्या क्या भाग होते हैं और कैसे मस्तिष्क कार्य करता है। मानव मस्तिष्क, अब देखो मानव मस्तिष्क समझते हैं। मस्तिष्क शरीर एवं तंत्र का नियंत्रण एवं निर्देश केंद्र, सेंट्रल एंड कमांड सेंटर जो होता है, कमांड पूरे शरीर का कमांड कौन संभालता है, तो मानव मस्तिष्क संभालता है। अब पूछा जाए मस्तिष्क में दर्द होता है तो मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क ही सारी जो शरीर में क्रिया होती हैं उनका क्या करता है, संवहन करता है। और मस्तिष्क में जब क्या कोई दिक्कत हो जाती है तब क्या होता है, काम सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो संदेश, जब मस्तिष्क ही बीमार है तो शरीर में क्या कोई कार्य होगा, तो नहीं होगा। तो इसी वजह से सेंट्रल एंड कमांड सेंटर किसको कहते हैं, तो ब्रेन को कहते हैं, मस्तिष्क को कहते हैं। संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को समझकर शरीर की प्रतिक्रिया हेतु निर्देश कौन देता है, तो ब्रेन देता है। इसके साथ साथ यह शरीर की अनेक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित भी करता है। जैसे संतुलन, शरीर में संतुलन कैसे बनाए रखे, कौन मस्तिष्क के कौन से हार्मोन्स ज़्यादा हैं तो तुरंत क्या किया उसने, दूसरे हार्मोन्स रिलीज कर दिए, इनको कम कर दिया। तो इक्वल जो संतुलन होता है, वो जो बॉडी में संतुलन होता है कौन, मस्तिष्क बनाया रहता है। तापमान को मस्तिष्क नियंत्रित करता है कि ज़्यादा गर्मी लग रही है तो शरीर को क्या पसीना निकालना है, ठीक। तो ये सब क्या करता है, मस्तिष्क नियंत्रण करता है। अब ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को भी मस्तिष्क नियंत्रित करता है। भूख प्यास व्यवहार आदि इन सब चीज़ों को क्या करता है, मस्तिष्क के ही द्वारा सारे शरीर में कार्य होते हैं। मोटा मोटा ये समझ लीजिए। अब मानव मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं, तो मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला घ्राण पिंड, दूसरा है प्रमस्तिष्क, तीसरा है डायनोसिफेलान। और मध्य मस्तिष्क को कार्पोरा, क्वाड जेमिना और सेरिब्रम पेंडुकुल। तो इसमें मध्य मस्तिष्क में हमारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो कुछ नहीं दिया हुआ है। और पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम और पांस बेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा दिया हुआ है। अब इसको हम लोग चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी देखते हैं। अब देखिए ये मस्तिष्क है, ठीक। क्या है, ये मस्तिष्क है। इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला है देखिए, ये इसको कहेंगे मेरुरज। क्या कहेंगे, मेरुरज। और जो ये पत्ती नुमा संरचना दिख रही है इसको अनुमस्तिष्क कहेंगे। और ये साइड में क्या है, मेडुला है। और ये क्या है, पांस है। क्या है, पांस है। ये अग्र मस्तिष्क है। क्या है, अग्र मस्तिष्क है। ये बीच में जो वाइट वाइट संरचना दिख रही है ये मध्य मस्तिष्क है। क्या है, मध्य मस्तिष्क है। और ये जो आपको दिख रहा है ये प्रमस्तिष्क है। क्या है, प्रमस्तिष्क है। तो देखो, अगर मस्तिष्क में क्या पाया जाएगा, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि। देखो अग्र मस्तिष्क में पाया जाएगा हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि। और जो पश्च मस्तिष्क है उसमें पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, पांस, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ठीक। और ये क्या है, मध्य मस्तिष्क है। ये कपाल है, कपाल यानी कि हमारी खोपड़ी है। और ये क्या है, प्रमस्तिष्क है। अब अग्र मस्तिष्क समझते हैं। अग्र मस्तिष्क इसके मुख्य भाग होते हैं। पहला प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रलम कहते हैं। ये क्या है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा पूछा जाए तो प्रमस्तिष्क है। यह क्या, ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में हो रही हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित कौन करता है, तो प्रमस्तिष्क करता है। यह मानसिक कामों को करता है, जैसे सोचना, तर्क वितर्क करना, याद करना। अब जैसे याद आ रही है, किसी की भी याद आ रही है तो भाई कौन नियंत्रित कर रहा है, उसको प्रमस्तिष्क कर रहा है। तर्क वितर्क, हम तुरंत तर्क, किसी ने मेरे को कुछ कहा, हमने तुरंत क्या उसको जवाब दे दिया। तो जैसे कुछ लोग सोचने में व्यस्त हो जाते हैं कि क्या कहा जाए, कुछ लोग क्या होते हैं फटाक से जवाब देते हैं। तो उनका प्रमस्तिष्क जो होता है बहुत अच्छे से कार्य कर रहा होता है। सोचना, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं भाई, ख्यालों में खोए हुए हैं, तो ये कौन है, प्रमस्तिष्क इसका कार्य करता है। प्रमस्तिष्क ही ये सारे कार्य कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क संवेदी अंगों जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन संवेदनाओं पर क्या करता है, कार्य करता है। कि आँख, नाक, कान से जो सूचनाएं आई हैं, क्या सूचनाएं आई हैं, तो उनको तुरंत ग्रहण किया और उस पर क्या क्या कार्य करना प्रारंभ किया। अब थैलेमस क्या होता है, तो थैलेमस 2 अंडाकार संरचनाएं से निर्मित होता है। अगर पूछा जाए थैलेमस किससे निर्मित होता है,
थैलेमस दो अंडाकार संरचनाओं से निर्मित होता है। थैलेमस का प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए प्रसारण केंद्र कौन है तो थैलेमस है। ये ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाने का कार्य कौन करता है तो थैलेमस करता है। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। यह शरीर की आंतरिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे भूख, प्यास, क्रोध, शांति, प्रेम को अभिव्यक्त करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस पूछा जाए तो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, तापमान का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब समझेंगे मध्य मस्तिष्क क्या होता है। क्या मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के भाग तो 3 होते हैं, पर हमको क्या इतना ही पढ़ना है। यह पश्चिम मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य कौन करता है? पिछले मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क करता है। और यह दृष्टि श्रवण तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण पूछा जाए तो कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। तापमान को भी नियंत्रित करता है। अगर क्वेश्चन आए तापमान का नियंत्रण कौन करता है तो हाइपोथैलेमस करता है। इसका इतना वर्क नहीं होता है तापमान नियंत्रण करने में, हाँ कुछ बहुत भाग उसका करता है। और ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को प्रमस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। अब पश्चिम मस्तिष्क हम लोग पढ़ेंगे तो इसके मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है अनुमस्तिष्क। क्या? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। अगर मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग पूछा जाए तो क्या होता है? अनुमस्तिष्क होता है। और इसे मेटेनसिफेलॉन भी कहा जाता है। मेटेनसिफेलॉन भी आ जाए तो उसको समझ लेना कि अनुमस्तिष्क के बारे में पूछा जा रहा है। अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य शारीरिक मुद्राओं का समन्वय व संतुलन है। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है कौन? अनुमस्तिष्क करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने व काम के आंतरिक भाग से संवेदनाएं, कान से क्या होता है? आंतरिक भाग की संवेदनाओं को क्या करता है? ग्रहण करके संतुलन बनाता है। मेडुला क्या होता है? यह हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे दिल का धड़कना, अब दिल धड़क रहा है तो उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? मेडुला कर रहा है। और वमन करना, उल्टी आ गई, वमन कौन सी आरटी में? क्या? उल्टी का दूसरा रूप जो लिखा गया है, दूसरी पर्यायवाची हो गया, वमन का प्रयोग किया गया है। अब खांसना, छींकना, लार निगलना, श्वसन आदि। अब लार निगलना कह दो कि मेरी ऐच्छिक क्रिया, तो ऐच्छिक क्रिया नहीं, कहीं खाना भी देखोगे कितना भी कंट्रोल करो तुम्हारे मुंह में लार 100% आनी है। अब इमली देख लो तब क्या होगा? लार आएगी जरूर। अब खांसना एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जो कि मेडुला के द्वारा निर्धारित होती है, मेडुला से क्या होती है? नियंत्रित होती है। अब खांसना अगर एक ऐच्छिक प्रक्रिया होती तो हमको डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है? खांसना क्या है? एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम अपने मन के हिसाब से नहीं खांस सकते। खांसी में किसी भी वक्त आ सकती है। छींकना, छींक आ रही तो छींकेंगे। 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अब जो पॉन्स होते हैं, यह मेडुला व प्रमस्तिष्क को अनुमस्तिष्क से कौन जोड़ता है? मेडुला प्रमस्तिष्क को अनुमस्तिष्क से कौन जोड़ता है पूछा जाए तो पांस जोड़ते हैं। यह श्वसन क्रिया में भी सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं? पांच सहायक होते हैं। अब इसको हम लोग एनसीईआरटी की एक बुक का जो डायग्राम है, जो हमने आपको समझाने के लिए लिया है मस्तिष्क का, आइए उसको समझते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक का क्या है? हमने डायग्राम लिया समझाने के लिए। देखो, मानव मस्तिष्क का पिंड, ठीक, आइए समझते हैं मानव मस्तिष्क का पिंड। पहला हम लोग समझेंगे, इधर जूम कर लेते हैं, रुकिए, पहले इस साइड का जूम कर लेते हैं फिर उधर का। तो ये अग्रपिंड का वर्ग क्या होता है? एकाग्रता और निर्णय, अवरोध तथा निषेध, व्यक्तित्व, भावनात्मक लक्षण। क्या? अग्रपिंड जो होता है फ्रंटल लोब, इसको समझाने के लिए सिर्फ दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और अग्रपिंड जो होता है वो ये होता है, क्या होता है जी? ये जो भाग होता है ये किसका होता है? अग्रपिंड का होता है। दूसरा भाग जो ये भाग दिख रहा है, ये क्या है? ये जो भाग दिख रहा है तापीय पिंड है। क्या? टेम्परेचर लोब। इसमें वर्ग क्या होता है? ध्वनि ग्रहण क्षेत्र। इसमें क्या होता है? ध्वनि को ग्रहण करते हैं। अभिव्यक्त व्यवहार, स्मृति अथवा सूचनाओं की पुनरावृत्ति कहाँ से होती है? तो तब तापीय पिंड से होती है। और ये है क्या? ये है मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम। ये क्या होता है? श्वसन, पाचन, हृदय का नियंत्रण, सजगता, जो मेडुला कार्य करता है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं? मेडुला आता है। ये अनुमस्तिष्क है। क्या? अनुमस्तिष्क है। ये ऐच्छिक गतियों का क्या करता है? समन्वय का नियंत्रण करता है। ये ऑक्सीपिटल पिंड है। क्या है ये? ऑक्सीपिटल पिंड है। ये अनुमस्तिष्क है। ऑक्सीपिटल
पिंड है इसको क्या है, दृश्य ग्रहण क्षेत्र है, दृश्यों का विवेचन करता है। अब ये पेरिएटल पिंड है, इसको संवेदी सूचना जैसे स्पर्श, ठंडा, दर्द का अनुभव का प्रसंस्करण करता है। संवेदी अंतर जो होते हैं उनको करता है, और शारीरिक दिशा निर्देश कौन देता है, ये पेरिएटल पिंड देता है। अब हम लोग समझेंगे पादपों में समन्वय कैसे होता है। अभी हम लोगों ने समझा मनुष्य में समन्वय, अब हम समझेंगे पादपों में समन्वय कैसे होता है। तो देखो, जो पादप होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, सबसे पहली बात। तो शरीर में होने वाली क्रियाओं के नियंत्रण के लिए तथा समन्वय के लिए पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यहाँ पे नहीं कर लेना, नहीं होता है। और ना ही क्या होती, पेशियाँ होती हैं। वह अपनी क्रियाओं को हार्मोन्स और एंजाइम के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम के द्वारा करते हैं। मनुष्य में भी हार्मोन्स और एंजाइम के द्वारा कुछ क्रियाएं होती हैं, और जो एंजाइम होते हैं, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं अंतःस्रावी होते हैं, कुछ बाह्यस्रावी होते हैं, जिनके द्वारा क्या होती, क्रियाएं होती हैं। अब एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा देखा होगा, उसमें कोई तंत्रिका तंत्र तो होता नहीं, पर जैसे उसको छुओगे क्या होता है, पेड़ क्या होता है, तुरंत ही सिकुड़ जाता है। तो पौधों में समन्वय दो प्रकार का होता है। पहले छुई मुई के पत्तों को छूने से उनका क्या, मुरझा जाना। दूसरा क्या होता है, जो जब मुरझाते हैं तो वो वृद्धि से मुक्त गति। भाई मुरझा गया ना, उसमें कोई गति तो हुई, पर वो वृद्धि नहीं है। क्या गति जो हुई वो वृद्धि नहीं कहलाएगी। दूसरा है बीज से पौधे पेड़ का बनना, यह है जो वृद्धि पर आश्रित। अब जब पौधे से, बीज से जब पौधा बनेगा तो वो वृद्धि पर आश्रित है। किस पर आश्रित है, वृद्धि पर आश्रित है। ये देखिए छुई मुई का पौधा है, क्या है, छुई मुई का पौधा। इसके फ्लावर ऐसे होते हैं, इसकी क्या है, लीव्स हैं, पत्तियां हैं। क्या है इसकी, ये पत्तियां हैं। अब जैसे हमने इस पे क्या किया, उंगली को टच किया, क्या किया, उंगली को टच किया, तुरंत क्या हो गई, इसकी पत्तियां सिकुड़ गई, सिमट गई। क्या हो गई, सिमट गई। तो ये क्या हुआ, ये गति तो हुई, पर ये गति जो है ये वृद्धि नहीं है। क्या है, गति ये वृद्धि नहीं, क्योंकि पत्तियां जो है वो सिमट गई, और थोड़ी देर के बाद यह क्या, अपनी पुनः अवस्था में फिर से आ जाएंगी। तो ये है छुई मुई का पौधा। अब उद्दीपन, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया समझेंगे पादपों में कैसे होती। तो पादप सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो पादप होते हैं वो सूचनाओं को संचारित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वैद्युत रसायन साधन का प्रयोग करते हैं। अनुवर्तन समझते हैं। अनुवर्तन, इसको अनुक्रिया भी कह सकते हैं, इसको दिशिक गति भी कह सकते हैं। तो यह किसी भी पादप में होने वाली बाहरी उद्दीपन के कारण वाली क्या है, दिशिक गति है। अब बाहरी दिशिक गति क्या होती है, तो अनुवर्तन होती है, जो पादप में क्या होता है, बाहरी उद्दीपन से होती है। जहाँ बाहरी उद्दीपन जैसे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण आदि हो सकते हैं। भाई देखो, सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, जिधर जिधर सूरज घूमता है उधर उधर क्या पौधा घूमता है, तो ये बाहरी उद्दीपन है। और गुरुत्वाकर्षण क्या, जड़ों का जमीन में धंसना, ये कैसा है, ये बाहरी उद्दीपन है। तो पौधों में निम्न प्रकार की अनुवर्तन गतियाँ पाई जाती हैं, जैसे धनात्मक अनुवर्तन और ऋणात्मक अनुवर्तन। अब अनुवर्तन क्या होता है, धनात्मक अनुवर्तन, यदि पादपों में गति अनुवर्तन उद्दीपन की दिशा में होता है। कैसा, उद्दीपन की दिशा में होता है, तो वह धनात्मक अनुवर्तन कहलाता है। अगर दिशा में नहीं होता है, पादपों जिस तरफ पेड़ की गति हो रही है, जिस तरफ पेड़ की वृद्धि हो रही है, अगर उधर ना होकर के उसकी विपरीत दिशा में होता है, तो यह क्या, ऋणात्मक अनुवर्तन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि ये पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक, ये इसकी जड़ें हैं, क्या है, इसकी जड़ें हैं, और ये इसकी पत्तियां हैं। अब यहाँ पे सन है, क्या है, सूरज है, क्या है, सूरज है यहाँ पे। अब सूरज की गति की तरफ वृद्धि जो हो रही है, ये पत्तियों की हो रही है, तो ये धनात्मक अनुवर्तन कहलाएगा। पर सूरज के विपरीत, क्या विपरीत जो गति हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, वो जड़ों में हो रही है, तो ये कैसा कहलाएगा, ये ऋणात्मक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, धनात्मक अनुवर्तन कहलाएगा। अनुवर्तन के प्रकार। तो अनुवर्तन के प्रकार, तो पहला प्रकार देखेंगे गुरुत्वानुवर्तन। क्या, गुरुत्वानुवर्तन, किसी पादप की ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित हो, गुरुत्वाकर्षण के बल के उद्दीपन से प्रभावित हो। किसी प्ररोह की उपरिगामी वृद्धि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन तथा जड़ की अधोगामी वृद्धि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। तो अब गुरुत्वानुवर्तन समझते हैं क्या होता है। जैसे जो पादप होता है, जब वो वृद्धि करता है तो गुरुत्वाकर्षण क्या नीचे की तरफ लगता है, पर जो उसके विपरीत जो
प्ररोह जो होती है, जैसे मनी प्लांट में देखा होगा छोटी सी जो संरचना होती है, पतले पतले धागेनुमा संरचना होती है जो लिपटी रहती है पेड़ों से, तो वो प्ररोह कहा जाता है उसको। प्ररोह की उपारिगम वृद्धि जो होती है ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पेड़ बढ़ रहा है। कैसा? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पेड़ बढ़ रहा है, जैसे ये पेड़ है, ठीक। तो इसके ऊपर की जड़ें जो होती हैं, नीचे गुरुत्वाकर्षण है, तो ये ऊपर के जो जो पत्तियां होती हैं ये इसके विपरीत हैं। क्या है? इसके विपरीत हैं। तो यहाँ पे धन ये हो गया ऋणात्मक, और जड़ों में कैसा हो गया गुरुत्वाकर्षण? ये हो गया धनात्मक गुरुत्वाकर्षण हो गया। अब अगला समझते हैं। अगला है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन समझ लीजिए। जलानुवर्तन मतलब जल के विपरीत जो होगी वृद्धि वो होगी ऋणात्मक जलानुवर्तन। जल के सापेक्ष जो वृद्धि होगी उसको कहेंगे धनात्मक जलानुवर्तन। जैसे किसी पादप की जड़ें जल की ओर क्या करती हैं? गति करती हैं, वृद्धि करती हैं, तो हो गई ये धनात्मक जलानुवर्तन। और जब तना जो होता है वो जल से ऊपर निकलता है तो ये कैसा हो गया? ऋणात्मक जलानुवर्तन। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये पानी भरा हुआ है तो इसकी जड़ें हो गई धनात्मक जलानुवर्तन, और जो इसकी पत्तियां हो गई, इसकी टहनियाँ हो गई, इसमें क्या हो गया? ऋणात्मक जलानुवर्तन हो गया। अब समझेंगे रसायनुवर्तन क्या होता है। क्या रसायनुवर्तन? जब पौधे के किसी अंग की गति किसी रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन से प्रभावित होती है तो कैसा कहलाता है? रसायनुवर्तन कहलाता है। जैसे कि हम लोग गेहूँ धान है, इसमें क्या करते हैं? रसायन डालते हैं, तो इसकी जो वृद्धि होती है, इसकी जो गति होती है, तो रसायन पर क्या होता है? रसायन जो होता है उद्दीपन का कार्य करता है, तभी तो पेड़ जल्दी बढ़ते हैं। कहेंगे DAP यूरिया डाल दो तो पेड़ जो फसल होगी वो अच्छी होगी। वो क्या होगी? अच्छी और उपजाऊ होगी। उदाहरण के पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। जो पराग नलिका होती है, आगे चैप्टर में पढ़ा है, उसमें क्या होता है? जो उसका बीजांड होता है, किसकी? बीजांड जो होता है नलिका की ओर, इसका बीजांड इस नलिका की ओर वृद्धि करता है, तो यह क्या होगा? रसायनुवर्तन का एग्जाम्पल है। आप समझेंगे प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है। ठीक, प्रकाश अनुवर्तन जब पौधे के किसी अंग की गति प्रकाश के उद्दीपन को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? प्रकाश के उद्दीपन को प्रभावित करती है, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। मतलब जिस तरफ प्रकाश जाएगा उसी तरफ उसकी वृद्धि होगी, तो ये कैसा हो गया? धनात्मक हो गया। अगर प्रकाश के विपरीत होगी तो वो कैसा अनुवर्तन हो गया? तो ऋणात्मक अनुवर्तन हो गया। जैसे कि जबकि जड़े का प्रकाश के विपरीत गति करना, ये क्या है? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन है। और जो तना है जो उसकी वृद्धि होती है, ये कैसा है? धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन है। ठीक, ये अंधकार में भी होता है। अब स्पर्शानुवर्तन क्या होता है? जब किसी पादप की गति या वृद्धि स्पर्श के उद्दीपन से प्रभावित हो तो उसे कहते हैं स्पर्शानुवर्तन। जैसे स्पर्शानुवर्तन, जैसे किसी ने कहीं पे भी एक मिनट दूसरे टच हुआ तो क्या वो उस पर लिपट गया? क्या हो गया? उस पर लिपट गया। जैसे मनी प्लांट देखा होगा आपने गाँव में, तोरई का पेड़ देखा होगा, लौकी का पेड़ देखा होगा, तो किधर भी डंडी लगा दो तो उधर चढ़ता चला जाता है। मतलब जिधर भी सहारा देखता है इस पर से क्या होता है? उसके ऊपर वो चढ़ जाता है, उधर चढ़ता है, तो इसको कहते हैं स्पर्शानुवर्तन। एग्जाम्पल के लिए मनी प्लांट के प्रतान जो होते हैं, जैसे कि ये प्लांट हो गया, इसके जो ऐसे 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 निकले रहते हैं, इनको क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। अंगूर के पेड़ में भी निकले होते हैं। तो प्रतान क्या? पादप के सहारे ऊपरमुखी जिधर पादप का सहारा मिलेगा, जिधर की लकड़ी हो, दीवार हो, जिधर सहारा मिल जाता है उधर क्या करते हैं? गति करते हैं। धनात्मक स्पर्शानुवर्तन कहलाता है। जबकि पादप की जड़ें जो होती हैं, जैसे कि पत्थर है, जड़ों के बीच में पत्थर है, पत्थरों में पेड़ लगा दिया गया, तो पत्थर को क्या? पत्थर पे लिपट नहीं जाएंगी, पत्थर को साइड साइड ऐसे करके निकल जाएंगे, तो ये हो गया ऋणात्मक स्पर्शानुवर्तन। देखिए मनी प्लांट है, ये क्या है? मनी प्लांट है। ये देखो जैसे ही सहारा पा रहा है तो इसके ये जो रूट्स दिख रही हैं, टैप रूट्स दिख रही हैं, ये क्या करती हैं? जैसे पेड़ पे चारों तरफ लिपटते चली जाती हैं, जिससे क्या पेड़ को सहारा प्रदान होता चला जाता है और वो क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। अब इसके बगल में एक लकड़ी और लगा दो तो ये इसकी ये वाली टहनी उस लकड़ी पे हो जाती है, क्योंकि इस पर से जिससे लगा तो पेड़ उसके ऊपर क्या होता है? चढ़ जाता है, उससे क्या करता है? सहारा प्रदान कर लेता है। समझेंगे पादप में हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र होता नहीं। अब हार्मोन्स कौन से होते हैं, कौन से कार्य करते हैं? तो पादप में हार्मोन्स समझेंगे। यह पादपों में उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। पादप हार्मोन्स पूछा जाए तो रासायनिक पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रियाओं को क्या करते हैं? नियमन करते हैं। पादप हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? जो अनुक्रियाओं और पौधों में वृद्धि विकास को क्या करते हैं? नियमन करते हैं, नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक क्या? ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। पादप में हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिबेरेलिन, तीसरा होता है साइटोकानिन और एबेसिक अम्ल तथा इथाइलिन।
ऑक्सिन का वर्ग क्या होता है, यह प्ररोह के अग्रभाग को, जो पौधा होता है उसके आगे भाग को क्या करता है, संश्लेषित होता है। जो आगे का भाग होता है, जो टैप होता है ऊपर का भाग, उसमें क्या होता है, ऑक्सिन संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई तथा वृद्धि में क्या करता है, सहायता कौन करता है, तो ऑक्सिन करता है। जिबेरेलिन का वर्ग क्या होता है, तने बीजों का अंकुरण अगर पूछा जाए किस कौन करता है, और फूलों को खिलने में कौन सहायता करता है, तो जिबेरेलिन करता है। अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का है तो कोशिका विभाजन, जैसे फलों और बीजों का 2 भाग में या 3 भागों में जो विभाजन होता है उसको कौन निर्धारित करता है, तो उसको साइटोकाइनिन निर्धारित करता है। अब एबिसिसिस अम्ल क्या होता है, तो वृद्धि को रोकता है, क्या करता है, वृद्धि को रोक देता है ये। और ये इन जो तीनों हैं उनके उसके अपोजिट होता है, वृद्धि को रोकता है और पत्तियों का मुरझाना, जैसे पत्तियां जब पीली होने लगती है, फलों का जो पके फल होते हैं उनका झड़ना किससे होता है, तो एबिसिस का अम्ल से होता है। इथाइलिन क्या होता है, यह अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। कैसे, अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, वह अनुदैर्ध्य भाग की गति को क्या करता है, रोक देता है। यह एक गैसीय हार्मोन्स है। इथाइलिन पूछा जाए तो कैसा है, गैसीय हार्मोन्स है। यह रसदार फलों को पकने में क्या करता है, सहायता करता है। अब जंतुओं में हार्मोन्स पढ़ेंगे हम लोग, पादपों में पढ़े, जंतुओं में जो हार्मोन्स होते हैं अंतःस्रावी होते हैं, जो बाह्यस्रावी होते हैं। अंतःस्रावी में कुछ डक्टलेस होते हैं, जो डक्टलेस होते हैं हार्मोन्स होते हैं उनका वो नलिकाओं में जो होते हैं हार्मोन्स नहीं, डायरेक्ट ब्लड में क्या होते हैं, हार्मोन्स का स्त्रावण करते हैं। और जो जो जिनमें नलिकाएं होती हैं, जैसे कि लीवर से एक नलिका आती है, जो बाइल जूस होता है, जो पित्त से पित्त रस जो होता है, ये नलिका के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है हार्मोन्स। आप समझेंगे जंतुओं में हार्मोन्स क्या होते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में क्या करती हैं, स्रावित कर देती हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। अब जो है पढ़ेंगे हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य समझेंगे। तो हार्मोन्स और ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, स्थान कहाँ पे है, कौन सी ग्रंथि है और स्थान क्या है, उसके कार्य क्या है। तो थायरक्सिन कहाँ पाई जाती है, अवतु ग्रंथि में पाई जाती है, ठीक। तो और ये स्थान कहाँ होता है, गर्दन में। और कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन व वसा का क्या करते हैं, उपापचय कौन करता है, तो थायरक्सिन करते हैं। वृद्धि हार्मोन्स, ये पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, जो मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, ये मस्तिष्क में वृद्धि हार्मोन्स होता है। वृद्धि हार्मोन जो होता है वो वृद्धि एवं विकास का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और एड्रेनलिन जो होता है, ये अधिवृक्क, कहाँ, अधिवृक्क यानी कि वृक्क के ऊपर की जो लेयर होती है, अधिवृक्क जो पढ़ाया था हमने, जो मानव जनन वाला चैप्टर है उसमें समझाया गया। तो अधिवृक्क के वृक्क के ऊपर पाया जाता है। ये क्या करता है, बीपी, जो आपातकालीन अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रण में करता है, कौन, एड्रेनलिन। अब इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन अग्न्याशय जो पेट होता है, उदर के नीचे क्या होता है, उदर के नीचे रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो इंसुलिन करता है, ठीक। अब लिंग हार्मोन्स, जो लिंग हार्मोन्स होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। तो जो मेल होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं, और जो मादा होती है उसमें एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो वृषण में, क्या, वृषण में जो पेट के नीचे एब्डोमिनल जो नीचे का एरिया है वहाँ पे क्या होते हैं, वृषण पाए जाते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं, वृषण पाए जाते हैं। ये यौनारंभ जब होता है, जो युवावस्था स्टार्ट होती है, तो उसमें जो द्विलैंगिक लक्षण होते हैं और जो सेक्सुअल लैंगिक लक्षण होते हैं उनको क्या करते हैं, इनको इनको वृद्धि करने में या इनको शरीर में अच्छे से डेवलप करने में सहायता करते हैं। मादा में क्या होता है, अंडाशय पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण और जनन में क्या होती है, सहायता होती है। अब आयोडीन समझते हैं। आयोडीन होती है जो थायराइड ग्रंथि को क्या करती है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या करती है, बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब थायराइड जो ग्रंथि है वो थायरोक्सिन का निर्माण तब करेगी जब शरीर में क्या होगी, आयोडीन जाएगी। और थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण कौन करता है, तो थायरोक्सिन करती है, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सके, शरीर का क्या हो सके, संतुलन हो सके और वृद्धि हो सके। थायराइड ग्रंथि का सही रूप से कार्य करने
के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गैटर रोग होता है, जिसमें क्या होता है? गला फूल जाता है। मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज़। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तभी देखा होगा कि जो मधुमेह रोग, जो शुगर वाले व्यक्ति होते हैं, अगर कहीं पे भी पेशाब कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, उसमें क्या चींटियाँ लगने लगती हैं। तो ये मधुमेह रोग का एक लक्षण। कारण क्या है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन जो होता है, उसकी क्या होती है? कमी हो जाती है। तभी ये बाहर से क्या इंसुलिन पेट में दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करती है? नियंत्रित करती है कि चीनी की मात्रा, शर्करा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसको नियंत्रण करती है। इसका उपचार क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन इसका उपचार है, जो कि अस्पतालों में लगता है। अगर आप ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ एक लेक्चर वीडियो में। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमें कमेंट्स करके लिए आगे की क्लास के लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।